हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और हैलोवीन सीरीज में आज आप देखने वाले हैं उसका फोर्थ पार्ट, जिसका नाम है हैलोवीन 4 द रिटर्न ऑफ माइकल मायर्स। और जैसा कि टाइटल बता रहा है, इसमें माइकल वापस आएगा। ये फिल्म आई थी 1988 में और ये हैलोवीन 2 का डायरेक्ट सीक्वल है, यानी कि ये सीधा उसके बाद की कहानी दिखाएगा। ये हैलोवीन 3 को नहीं मानती, इसके लिए वो इनवैलिड है। इसके डायरेक्टर हैं ड्वाइट एच लिटल और इसके राइटर हैं एलन बी मिकेलरॉय, जो कि रॉन्ग टर्न के भी राइटर हैं। इस मूवी में डेब्रा हिल और जॉन कारपेंटर का कोई रोल नहीं है। ऐसा क्यों, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 30 अक्टूबर 1988 को, यानी कि हैलोवीन से एक दिन पहले। स्मिथ ग्रोव की एम्बुलेंस एक सैनिटेरियम में पहुंचती है। स्मिथ ग्रोव वही जगह है जहां से फर्स्ट पार्ट में माइकल भागा था, और वहां पर वो माइकल को ही लेने आए हैं, जो कि 10 साल से कोमा में है। हैलोवीन 2 के एंड में जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से माइकल यहीं पर कोमा में है और अब उसे भेजा जा रहा है वापस स्मिथ ग्रोव में। अब उसे ले जा रहे लोग रास्ते में बात करते हैं कि माइकल के परिवार का अब कोई भी नहीं बचा सिवाय उसकी नीस के, यानी कि भांजी। बस इतना सुनने की देर थी कि तभी माइकल जाग जाता है और उस आदमी को मार देता है थोड़े यूनिक वे में। मीनवाइल हम देखते हैं उसकी नीस को, यानी कि लॉरी की बेटी को। इसका नाम है जेमी लॉयड और जेमी का रोल किया है डैनियल हैरिस ने, जिन्हें आप हैचेट सीरीज से जानते होंगे। और ये रॉब ज़ॉम्बी के हैलोवीन रीबूट्स में भी है, साथ ही स्टेकलैंड में भी थी। इनका हॉरर में काफी नाम है, लेकिन पहली मूवी इनकी यही थी और ये मूवी जानी भी जाती है इनकी एक्टिंग के लिए। अब जेमी रहती है कैरथर फैमिली के साथ, क्योंकि इसके मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। जी हाँ, इसमें आपको लॉरी नहीं दिखने वाली क्योंकि वो मर चुकी है। अब ये तो फाइनल डेस्टिनेशन वाला सीन हो गया। लॉरी ने माइकल से बचकर डेथ को चीट किया, लेकिन बाद में वो एक एक्सीडेंट में मर गई। अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज चैनल पर अवेलेबल है, उसे चेक कर लेना। खैर, अब आप इस बात से निराश मत होना कि इसमें लॉरी नहीं है, क्योंकि आगे इस फ्रेंचाइज की टाइमलाइन बदलेगी और लॉरी आपको फिर से दिखाई देगी। अब जेमी को अपने अंकल के नाइटमेयर्स भी आते हैं, जबकि उसने कभी माइकल को देखा भी नहीं। और माइकल का लुक इस फिल्म में ऐसा है जैसे उसकी मॉम ने उसे नहला धुलाकर अच्छे से कंघी करके पाउडर लगाकर भेजा है कि जा बेटा किल कर ले, पिछली मूवी का बदला ले लियो, तुझे लिया क्यों नहीं था। खैर, अब आ जाता है हैलोवीन का दिन। यहाँ हम उस पूरी फैमिली को देखते हैं, जिसमें है रिचर्ड, उसकी वाइफ डार्लिन, उनकी बेटी रेचल और एक डॉग संडे। उधर हम देखते हैं लूमिस को। माइकल के साथ साथ वो भी इस ब्लास्ट में बच गया, उसे बस हल्के से निशान आए हैं। आज हैलोवीन है, इसलिए वो सक्रिय हो गया है और ऊपर से उसे पता चलता है कि माइकल को ले जा रहे एम्बुलेंस पलट गई। वो जल्दी से वहाँ पहुँचता है और वहाँ की हालत देखकर वो समझ ही गया था कि माइकल अपने काम पर लग चुका है और अब वो जाएगा जेमी को मारने, इसलिए लूमिस भी हेड एंड फील के लिए निकल जाता है। इधर हम देखते हैं माइकल को, जो कि एक मैकेनिक को मार देता है, मोस्ट प्रोबेबली उसके कपड़ों के लिए। अब लूमिस रुकता है एक गैस स्टेशन पर, क्योंकि स्लैशर में तो ये जरूरी है। वहाँ कोई दिख नहीं रहा था, इसलिए लूमिस आसपास देखता है और तब उसे मिलते है उसी मैकेनिक की डेड बॉडी। साथ ही वहाँ एक वेट्रेस भी मर चुकी थी और लूमिस ये देखकर हैरान हो जाता है कि माइकल अभी भी वहीं पर था। वो उसके ऊपर गोली चलाता है, लेकिन वो एक ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और जाते जाते उसने वहाँ पर आग भी लगा दी थी, जिससे लूमिस की कार तबाह हो जाती है और यहाँ पर सारी फोन लाइन्स भी टूट गई। अब लूमिस के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो लिफ्ट लेकर आगे बढ़ता है। उधर हम देखते हैं कि जेमी को बच्चे चिढ़ा रहे हैं ये कहकर कि उसका अंकल बुगीमैन है। यहाँ फिर से उसकी शानदार एक्टिंग देख सकते हो। रेचल उसे पिक कर लेती है और वो थी लिंसी के साथ। ये वही लड़की है जिसे फर्स्ट पार्ट में यानी बेबीसिट कर रही थी, और लॉरी यानी कि जेमी की मॉम ने भी उसे बेबीसिट किया था। वो जेमी को लेकर जाते हैं हैलोवीन कॉस्ट्यूम दिलवाने और माइकल भी स्टॉकिंग पर लग चुका था। यहाँ पर हम देखते हैं टॉमी को, जिसे फर्स्ट पार्ट में लॉरी ने बेबीसिट किया था, साथ में ब्रैडी को, जो कि रेचल का बॉयफ्रेंड है, और कैली को भी, जो कि शेरिफ मीकर की बेटी है। अब यहाँ का शेरिफ बदल चुका है। खैर, वहाँ पर एक परफेक्ट मास्क था जो कि माइकल के काम आएगा। जेमी अपनी कॉस्ट्यूम चूज कर रही थी और उसे पसंद आती है क्लाउन कॉस्ट्यूम, जो कि ऑलमोस्ट वैसी है जैसे उसके अंकल ने पहनी थी अपनी पहली किल के वक्त। अब जेमी को खुद में भी अपना अंकल दिख रहा था, तभी वो सच में ही वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन जेमी चिल्लाने में माहिर थी अपनी मॉम की तरह, इसलिए सब वहाँ पहुँच जाते हैं और माइकल गायब हो जाता है। लेकिन अब जेमी का नाइटमेयर सच हो गया है। रात को रेचल के पेरेंट्स बाहर चले जाते हैं और वो जेमी को लेकर निकल जाते हैं ट्रिक और ट्रीटिंग पर। उनके जाते ही माइकल घर में एंटर हो गया था और ये सब हमें उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह। वो अपनी रेगुलर स्टॉकिंग कर रहा था। उधर लूमिस शेरिफ मीकर के पास पहुंचकर उसे अलर्ट कर देता है और वो दोनों निकल जाते हैं जेमी को ढूंढने, जबकि जेमी शेरिफ के घर ही पहुंची हुई थी। वहाँ कैली बच्चों को कैंडी दे रही थी, तभी बैकग्राउंड में रेचल देखते हैं ब्रैडी को, जो कि उसे चीट कर रहा था। अब यहाँ उनके बीच बहस होती है और इसी बीच जेमी बाकी बच्चों के साथ आगे निकल जाती है। रेचल ने उसे खो दिया। इधर शेरिफ ने पूरे टाउन में कर्फ्यू लगा दिया था और पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर जा रहे थे, लेकिन जेमी किसके साथ जाए।
कर्फ्यू के बारे में सुनकर कुछ लोग ये चेक करने निकल जाते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। उधर शेरिफ और लूमिस रेचल के घर पहुंच चुके थे, लेकिन घर खाली था। इतना तो वो समझ जाता है कि माइकल यहाँ आया था क्योंकि इसने संडे को मार डाला और फ्रेंचाइज में अब तक माइकल 3 कुत्तों को मार चुका है। खैर अभी माइकल वहाँ पर नहीं था क्योंकि अभी वो है पावर स्टेशन में। जैसा कि आप जानते हो वो दिमाग का यूज भी करता है। वो बकी नाम के वर्कर को उठाकर ट्रांसफार्मर के ऊपर फेंक देता है, जिससे पूरे टाउन की पावर कट हो गई थी और अब माइकल को अंधेरे का काफी फायदा होगा। इधर जेमी रेचल को ढूंढती फिर रही थी और रेचल उसे। तभी वो देखती है माइकल को। यहाँ वो पूरी स्पीड से भागती है और भागते हुए पहुंच जाती है जेमी तक। तभी लूमिस और शेरिफ भी वहाँ पहुंच जाते हैं और वो उन दोनों को लेकर जा ही रहे थे कि तभी लूमिस देखता है माइकल को, लेकिन वहाँ पर एक माइकल नहीं था, वहाँ पर कई सारे थे। अब इससे पहले कि लूमिस गोली चलाता उसे बता देते हैं कि एक प्रैंक है। अभी मजाक में कोई निकल लेता। वो चारों जाते हैं पुलिस स्टेशन पर और वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि सब कुछ तहस नहस हो चुका था। एक भी अफसर जिंदा नहीं बचा, माइकल ने सबको मार डाला। अभी शेरिफ सोच रहा था कि क्या किया जाए, तभी वहाँ वो सब भड़के हुए लोग पहुंच जाते हैं और लूमिस उन्हें और ज्यादा भड़का देता है ये कहकर कि माइकल वापस आ गया। अब वो सब निकल जाते हैं उसके शिकार पर। शेरिफ भी अपने घर की तरफ चल देता है और वो आखिरी बचे ऑफिसर डेप्यूटी लोगन को भी अपने घर बुला लेता है, जो कि रेचल के घर पर तैनात था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी कार में माइकल छुपा हुआ है। उधर वो भड़के हुए लोग माइकल को तलाश कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ हरकत दिखाई देती है, इसलिए वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और बाद में वो देखते हैं कि उन्होंने टेड हॉलिस्टर नाम के लड़के को मार डाला। असली प्रैंक तो यहाँ हो गया। ऐसा ही कुछ सेकंड पार्ट में बेन ट्रिमर के साथ हुआ था। शेरिफ अपने घर पहुंचता है जहाँ पर ब्रैडी और कैली पहले से मौजूद थे। कितने होनहार बच्चे हैं। वो ब्रैडी को भी एक गन देता है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। लोग उनके आ जाने के बाद वो पूरे घर को सील कर देते हैं ताकि माइकल अंदर ना आ सके, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि माइकल पहले ही अंदर आ चुका है और वो सब अपने साथ डेथ को अंदर सील कर रहे हैं। शेरिफ रेडियो के थ्रू वहां पर बैकअप बुला लेता है। अब बस उन्हें वेट करना था। रेचल अभी भी चिंता में थी क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की फिक्र हो रही थी। यहाँ माइकल का वही आइकॉनिक सीन देखते हैं जिसमें वो अंधेरे से निकलता है इविल को सिंबलाइज करते हुए। अब लूमिस रेचल के घर के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि माइकल वहां दोबारा जाएगा। यहाँ शेरिफ को पता चलता है कि उन पागल लोगों ने किसी को मार डाला, इसलिए वो भी निकल जाता है उन्हें रोकने के लिए। कुछ देर बाद कैली लोगन के लिए चाय लेकर आती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। तब वो देखते हैं कि लोगन तो कब का मर चुका, वो माइकल है। गन का यूज करके वो कैली को भी मार देता है, लेकिन बिना गोली चलाए। कुछ ऐसी डेथ बॉब की हुई थी फर्स्ट पार्ट में। अब रेचल बाहर आती है और बाहर की सजावट देखकर वो हैरान रह गई थी। ब्रैडी को साथ लेकर वो जेमी के पास जाती है, तभी माइकल भी उनके पीछे लग जाता है। ब्रैडी अपनी गन को रीलोड कर रहा था और रीलोडिंग के लिए काफी बुरा टाइम है। यहाँ माइकल उसे भी मार देता है उसकी गर्दन तोड़कर। रेचल और जेमी एक विंडो तोड़कर छत पर पहुंच जाते हैं और रेचल जेमी को बड़े आराम से नीचे उतार रही थी, लेकिन माइकल अटैक करता है और सारा प्लान बिखर जाता है। फिर भी जेमी तो आराम से नीचे पहुंच गई थी, जबकि रेचल का हाल थोड़ा बुरा था। जेमी को लगता है कि वो मर गई, इसलिए वो जान बचाकर चिल्लाते हुए भागती है और जाकर टकरा जाती है लूमिस से, जो कि उसे लेकर जाता है स्कूल में। स्कूल का लॉक तोड़ते एक अलार्म बजने लगा था। अब लूमिस सोच रहा था कि यहाँ वो सेफ रहेंगे, लेकिन माइकल अंकल भी वहाँ पहुंच चुके थे। लूमिस को वो ठिकाने लगा देता है और आप देख सकते हो कि यहाँ माइकल का मास्क अलग है। शायद ये सीन रीशूट होगा। अब जेमी को भी माइकल ने पकड़ लिया था, लेकिन सही वक्त पर पहुंचकर रेचल उसे बचा लेती है। बाहर वो सब जानलेवा लोग भी पहुंच चुके थे और यहाँ माइकल को मारने के बजाय वो उन दोनों को लेकर टाउन से निकल जाते हैं क्योंकि यही बेस्ट था। रास्ते में उन्हें पुलिस बैकअप भी मिल जाता है, जिसे वो टाउन में भेज देते हैं और खुद आगे बढ़ते हैं। अब वो सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पुलिस माइकल को मार देगी और वो तो एकदम सेफ है ही, लेकिन यही वो गलत थे क्योंकि माइकल उनके ट्रक पर लटका हुआ है। एक एक करके वो सबको मार देता है और लास्ट में ड्राइवर को तो काफी बुरी मौत मारता है। तब रेचल ट्रक को संभालती है और माइकल को नीचे गिराकर उसे उड़ा देती है। उसे लगता है कि वो मर गया। तभी वहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है और वो सब देखते हैं कि जेमी अपने अंकल से जाकर मिल रही थी। उसने माइकल का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी वो जाग जाता है और यहाँ पुलिस उसे भून देती है, जिससे वो एक माइन में गिरकर अंदर ही दफन हो जाता है और वो उसे चेक भी नहीं करते। वो सीधा घर पहुंचते हैं और लूमिस भी आ जाता है हमें ये बताने कि वो भी नहीं मरा। अब रेचल की मां मुंह पर जाती है बाथटब रेडी करने कि तभी हम देखते हैं कि कोई एक कैंची उठा रहा है और ये सब हम देख पा रहे हैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो अपना मास्क लगाता है और जाकर मर्डर कर देता है डार्लिन का, लेकिन ये माइकल नहीं बल्कि जेमी है, जो कि अपने अंकल के रास्ते पर चलने लगी। लूमिस बुरी तरह टेरिफाइड हो गया था क्योंकि वो समझ गया था कि ये क्या चल रहा है। यहाँ पर इविल पास ऑन हो गया। जेमी ने माइकल का हाथ पकड़ा था, बस उतना ही काफी था। इसी एज में माइकल ने पहला मर्डर किया था और जेमी ने भी शुरुआत कर दी है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अब आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वो पूरी तरह जेमी के ऊपर ही फोकस्ड होगा।
अब ये उन मूवीज में से है जिनमें भोला भाला कैरेक्टर बुराई से लड़ते हुए आखिर में बुरा बन जाता है और ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता। अब यहाँ से एक थ्योरी ये भी आता है कि शायद माइकल के अंदर भी ऐसे ही कहीं से इविल आया हो, क्योंकि हैलोवीन की रात ही वो सनकी हो गया था। खैर इसके जवाब तो हमें आगे मिलेंगे, लेकिन अब देखना ये होगा कि जेमी के साथ आखिर होगा क्या, और माइकल भी अभी नहीं मरा। तो ये सब जानने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। अगर हम पहले 2 पार्ट्स के हिसाब से देखें तो इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। ये ऑलमोस्ट हमें वही फील देती है। फैंस मूवी से खुश थे, लेकिन वो ना खुश थे माइकल के मास्क से। लेकिन फिल्म मेकर भी क्या करते, पुराना मास्क तो तब तक बचा ही नहीं था। हालांकि मूवी के पोस्टर में वही मास्क है, इसी वजह से फैंस और ज़्यादा बढ़ के। लेकिन आज के टाइम में मूवी कल्ट क्लासिक है और इसका माइकल भी। यहाँ से स्टार्ट होती है थॉन ट्रायलॉजी, जिसमें आते हैं 3 मूवीज़, हैलोवीन 4, 5 और 6। ये एक ही स्टोरी आपको आगे बढ़ाएंगी। अब बात करते हैं कि डेबरा हिल और जॉन कारपेंटर ने फ्रेंचाइज क्यों छोड़ी। जैसा कि आप जानते हो, वो चाहते थे कि हैलोवीन एक एंथोलॉजी सीरीज बने, लेकिन माइकल की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तब उन्होंने हैलोवीन के राइट्स बेच दिए और स्टूडियो चाहता था कि वो इस फिल्म पर भी काम करें, लेकिन कारपेंटर ऐसा नहीं चाहते थे। और अगर उनका इंटरेस्ट था तो वो सिर्फ इसमें कि माइकल को एक सुपर नेचुरल एंटिटी बनाया जाए, यानी कि भूत। लेकिन स्टूडियो अटका हुआ था स्लैशर पे, क्योंकि वहीं से फायदा होता। इसलिए इन दोनों के बिना स्टूडियो ने फिल्म बना दी। माइकल उन्हीं की क्रिएशन थी और वो कभी नहीं चाहते थे कि लोग उसे पसंद करें। उनके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ था, और ऐसा काफी डायरेक्टर्स करते हैं। वो एक चीज को स्टार्ट करते हैं लेकिन उस पर चिपके नहीं रहते, जैसे कि हमारे टोबी ऊपर, जो कि टेक्सास चेनसॉ के क्रिएटर थे। और मॉडर्न टाइम में सबसे अच्छा एग्जांपल है जेम्स वॉन। जेम्स ने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जिन्होंने हिस्ट्री बदल दी, फिर भी वो एक ही फ्रेंचाइज पर अटके नहीं रहे। एग्जाम्पल के तौर पर सॉ, इंसिडियस और सबसे बड़ा एग्जाम्पल द कॉन्जूरिंग। कारपेंटर के साथ भी ऐसा ही था, उनके पास भी दिखाने के लिए बहुत कुछ था और आगे उन्होंने दिखाया भी। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ समझ गए होंगे। अब बात करते हैं ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $50 लाख और उसने कमाए थे $1.78 करोड़, जो कि काफी सही है। इसकी शूटिंग के बाद डैनियल उस क्लाउन कॉस्ट्यूम को अपने साथ ले गई थी। उन्होंने कई हैलोवीन पे उसे पहना और बाद में उसे एक फैन को बेच दिया। डैनियल ने बताया था कि जिस सीन में जेमी चिल्लाते हुए भागती है, उसे शूट करते वक्त किसी ने सच में पुलिस बुला ली थी, ये समझकर कि कोई सच में इस बच्ची के पीछे है। इस मूवी में माइकल का रोल किया है जॉर्ज पी विल्बर ने, और वो बार बार मास्क हटाकर अपना फेस डैनियल को दिखाते थे ताकि वो डरे ना। और जॉर्ज ने हॉकी पैड्स पहने थे ताकि माइकल और बड़ा लगे। और माइकल का रोल करने वाले वो तीसरे सबसे लंबे एक्टर हैं। उनकी एज 47 थी और वो 31 साल के माइकल का रोल कर रहे थे। और इस मूवी में उनकी फेवरेट किल है कैली की। पहले मूवी लिंडसे और टॉमी पर बेस्ड होती, जो कि फर्स्ट पार्ट के टाइम पर बच्चे थे। जब लूमिस जेमी को लेकर स्कूल में जाता है, तब जेमी को एक डेस्क के नीचे छुपना था और माइकल उसे ढूंढने के लिए डेस्क उठाकर फेंकता, लेकिन इसे शूट नहीं किया गया क्योंकि इतना टाइम नहीं था। लेकिन बाद में इसे यूज किया गया हैलोवीन H2O में। स्कूल में जो माइकल का लुक था वो उसका रियल लुक होने वाला था इस मूवी में। पहले जेमी का नाम था ब्रिटी, लेकिन बाद में उसका नाम जेमी किया गया जेमी ली कर्टिस को होमेज देने के लिए। एलन बी मिकलरॉय ने सिर्फ 11 दिनों में स्क्रिप्ट लिख ली थी और इसे 41 दिनों के अंदर ही शूट कर लिया गया था। इसमें हैलोवीन 2 का एक फ्लैशबैक होता, जिसमें जलते हुए माइकल को बचाया जाता और लूमिस ऐसा करने से रोकता ये कहकर कि उसे जलने दो, फिर भी वो उसे बचा लेते। अब ऐसा सीन हैलोवीन किल्स में आएगा और इस बार लॉरी कहेगी कि उसे जलने दो। ऐसे जो एम्बुलेंस माइकल को लेने गई थी, असल में वो एक प्रिजन बस होती, लेकिन बाद में से चेंज किया गया। फिर इस आइडिया को 30 साल बाद यूज किया गया 2018 में आई हैलोवीन में। छत वाला सीन शूट करते वक्त रेचल यानी कैली कॉर्नेल को एक कील की वजह से काफी चोट लग गई थी। यह पहली फिल्म है जिसमें माइकल मायर्स का नाम ऑफिशियल हुआ, इससे पहले उसका नाम द शेप था। इसमें एक सीन था जिसमें माइकल रेचल, जेमी और लिंडसे का पीछा करता, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह, लेकिन इसे शूट नहीं किया गया। हैलोवीन की तरह इसमें भी ज्यादा खून नहीं था, लेकिन स्टूडियो को ऐसी फिल्म चाहिए नहीं थी, इसलिए बाद में कुछ और सीन्स को ऐड किया गया, जैसे कि सर में अंगूठा घुसाना, गला उखाड़ना और मैकेनिक को बुरी तरह स्टैब करना गले में। मैकेनिक की डेथ को काफी ब्रूटल बनाया गया था, इसलिए वो फिल्म में नहीं डाली गई। अपने आइकॉनिक नाइफ से माइकल ने सिर्फ 2 लोगों को मारा। ओरिजिनल एंडिंग में जेमी रेचल को स्टैब करके मारने वाली थी और रेचल माइकल को 5 बार ट्रक से कुचलती। शूटिंग के टाइम इसे 3 बार कर दिया गया और जब फिल्म एडिट हो गई तो ये सिर्फ एक ही बार रह गया। ये पहली मूवी है जिसमें माइकल ने हैलोवीन से पहले भी किसी को मारा। इस मूवी का बॉडी काउंट है 9। तो ये थे ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि आपको स्टोरी लाइन कैसी लगी और क्या इसका माइकल अच्छा था। और लॉरी के ना होने से आप परेशान मत होना, क्योंकि आगे लॉरी आपको दोबारा दिखेगी। अभी तो हम ये देखेंगे कि ये स्टोरी किस तरफ जाएगी, क्योंकि अभी ये कहानी इंटरेस्टिंग हो रही है। तो इसके अगले पार्ट्स को डिटेल में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, बिल्कुल जैसे माइकल पहुंच जाता है हैडनफील्ड में। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, इस मूवी की क्लिप्स भी और ढेर सारे मीम्स भी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।